तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज मकर संक्रांति, हालांकि दो अलग अलग मान्यताएं आजकल हो गई हैं। कुछ लोग 14 तारीख को मनाते हैं, कुछ लोग 15 तारीख को, लेकिन पंचांग और इन तमाम चीज़ों को माने तो मकर संक्रांति कायदे से आज ही थी, चूँकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। तो आप तमाम देशवासियों को फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, और ये घटना थोड़ा सा ज़रूरी भी है बताना। 9 जनवरी को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो थोड़ा सा सीरियस था, और जो कुछ उस वीडियो में दिखाया गया वो अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। खासकर जहाँ हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वहाँ जब ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, थोड़ा सा दुख भी होता है। तो उस वीडियो में क्या था, पहले वो कहानी जान लेते हैं। दरअसल एक शख्स हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र, लगभग 47-48 साल इनकी उम्र है। पैसे से ये व्यापार करते हैं। आगरा में इनका घर है। तो 8 तारीख को इनको जाना था मथुरा में। मथुरा में इनका कुछ काम था। काम के सिलसिले में 8 तारीख को जाते हैं। जाने के बाद कुछ पैसे का लेन देन था, वहाँ पे ये पैसे का लेन देन करते हैं। लेन देन करने के बाद 9 तारीख को ये मथुरा से आगरा की तरफ लौटते हैं। लौटने के दौरान थोड़ा सा कोहरा था, रास्ते पे इनको ज़्यादा विजिबिलिटी मिली नहीं, ये देख नहीं पाए, और आगरा आने के बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सड़क पे इनका एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक से थे, ये गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये दर्द से तड़पते रहते हैं। अब एक सड़क पे एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है तमाम गाड़ियाँ गुजरी होंगी, तमाम लोग वहाँ से गुजरे होंगे। संयोग से वहाँ कुछ लोकल लोग भी थे, और जब ये तमाम लोग देखते हैं कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है तो फ़ौरन भाग के पहुंचते हैं। इधर जो धर्मेंद्र थे दर्द से तड़प रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, शरीर से इनके खून निकल रहा था, बचने की गुंजाइश भी कम थी। तो उस दौरान वहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे धर्मेंद्र को ऐसी हाल में देखते हैं उनके करीब जाते हैं, लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं इसी दौरान उनमें से किसी एक शख्स की नज़र धर्मेंद्र की जेब पे पड़ती है। जेब पूरी तरह फूली हुई थी और एक नोट 500 का जेब से बाहर निकला हुआ था। चूँकि एक्सीडेंट हुआ तो ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी। तो जैसे उस 500 की नोट को उन्होंने देखा तो देखने के बाद कुछ लोगों ने पहले फ़ोन ऑन कर लिया, इससे पहले कि कोई मदद करें लेके हॉस्पिटल जाए, फ़ोन ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद बाकायदा धर्मेंद्र से तड़प रहे, उनका वीडियो बना रहे। और इसी दौरान 3 लोग, जिनमें से एक का नाम था आकाश, दूसरे का नाम था प्रवीण और तीसरे का नाम था राकेश, ये तीनों लोग धर्मेंद्र के पास जाते हैं। जाने के बाद चूँकि 500 की नोट उन्होंने देखी थी तो धर्मेंद्र की जेब में हाथ डालते हैं। डालने के बाद उस पैसे को निकालते हैं। लगभग एक गड्डी था, और अभी तक जो अमाउंट की बात हुई वो लगभग 1.5 लाख रुपए थे। उस 1.5 लाख रुपए को धर्मेंद्र की जेब से निकालते हैं। निकालने के बाद आपस में बड़ी ईमानदारी के साथ बांटते हैं। बांटने के बाद वहाँ से धर्मेंद्र को उसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। और इस दौरान इन तमाम चीज़ों का वीडियो बनता रहा। वीडियो बनने के बाद कुछ और लोग आते हैं। उनमें से किसी का कलेजा अच्छा था, पसीजा, वो लेके हॉस्पिटल गया, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो गई और धर्मेंद्र की हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मौत हो गई। यानी एक तरफ एक शख्स दर्द से तड़प के मर रहा था, वहीं पे 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे को लूटना मुनासिब समझा और 1.5 लाख रुपए लूट लिए। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद अलग अलग जगहों पर जब खबरें चली तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इन 3 लोगों को जब आइडेंटिफाई किया गया तो फिर इनकी शिनाख्त हुई, पता चला ये आकाश हैं, प्रवीण हैं और राकेश हैं। इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से अभी तक टोटल 9,000 रुपये बरामद हुए। बाकी धर्मेंद्र जो है उनकी जान चली गई और अब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, और परिवार वाले अब किस मुंह से और किस तरह की ज़िंदगी अब जिएंगे। सिर्फ 1.5 लाख रुपए के चक्कर में इनके साथ ऐसा सलूक किया गया। तो ये हम लोग की इंसानियत और ये हम लोग की एक सच्चाई है, और शायद ये लगभग ये प्रवृत्ति, ये चीज़ें हर इंसान के बीच हैं। कहने पे आदमी ऑफेंड हो जाता है, बुरा मान लेता है, उसे लगता है कि शायद अभी भी वो बहुत दयालु है, लेकिन ऐसे ही मौके पर पता चलता है कि कौन दयालु है और कौन ऐसा है। तो मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी वास्तव में बड़ी दुखी कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 12 तारीख से, यानी 12 जनवरी, अभी 3 दिन पहले। 12 जनवरी को दिल्ली से सटा नोएडा में एक थाना लगता है, इकोटेक थाना,
और इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है ककराला इलाका, और इसी ककराला पुस्ता में एक डाउन साइड है जिसे कहते हैं ग्रीन बेल्ट। 12 तारीख को सुबह सुबह वहाँ एक लाश मिलती है। अब जैसे लाश मिली, लाश मिलने के बाद आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। अब पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद बॉडी कब्जे में ली। कब्जे में लेने के बाद जब बॉडी देखी तो 2 चीज़ें थी। पहला, जो मरने वाला शख्स था एकदम नौजवान था, यानी बामुश्किल उसकी उम्र 25 साल या फिर 26 साल रही होगी। और दूसरी चीज़, शरीर पे कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ, गले पे कुछ दबने के निशान थे, ऐसा लगा कि जैसे गले पे किसी ने अटैक किया, और चेहरे पे हल्की फुल्की खरोंची थी। इसके अलावा ना कोई मेजर इंजरी, ना ही कोई और चीज़। अब 25 साल का एक लड़का यूं ही तो नहीं मर सकता, जाहिर सी बात है मामला कत्ल का ही है। पुलिस वालों ने फ़ौरन बॉडी कब्जे में ली। कब्जे लेने के बाद उस पूरे इलाके को खंगालना शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये मरने वाला शख्स कौन है, इसको कौन जानता है, क्या इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी है। किसी ने यहाँ लाश फेंकते हुए देखा, लेकिन ना ही आसपास के लोग कुछ बता पाते हैं, ना ही कोई वहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद पुलिस वालों ने जब उस पूरी जगह को चेक किया तो वहाँ पे एक कार्ड मिलता है, और ये कार्ड इसी फेज़ 2 में, इसी नोएडा के फेज़ 2 में एक कंपनी है, एलिक्स कंपनी, वहाँ पे काम करने वाले एक एम्प्लॉय का था जिसका नाम था बिपिन। अब इधर पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर जो पुलिस की टीम है वो पहुँच जाती है फेज़ 2 के इसी हेलिक्स कंपनी में। पहुँचने के बाद वहाँ पूछताछ करती है कि ये बिपिन कौन है। अब जब वहाँ पूछताछ हुई तो एम्प्लॉइयों ने पूछा कि क्या हुआ सर। पुलिस वालों ने पूरा मामला बताया कि एक डेड बॉडी मिली है। इसके बाद जब बिपिन के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने भी बताया कि बिपिन 2-3 दिन से गायब है। इसके बाद बॉडी जो थी उन एम्प्लॉयज़ को दिखाई गई, और उन एम्प्लॉयज़ ने पहचान कर ली और कहा कि साहब ये बिपिन ही है, और ये लाश बिपिन की ही है। अब बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले पूछा कि ये बिपिन कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है। तो कंपनी से बिपिन के आधार कार्ड की 2 कॉपी मिली, और जब कॉपी मिली तो पता चला कि बिपिन अलीगढ़ का रहने वाला है। अब जब अलीगढ़ के रहने वाले बिपिन के बारे में पता चला तो फिर परिवार वालों को इत्तला किया गया, और जब परिवार वालों को इत्तला किया गया तो परिवार में जो बिपिन के भाई थे कौशिन्द्र, वो और उनके बाकी परिवार के सदस्य आते हैं। आने के बाद उनको बताया गया कि इस तरह से डेड बॉडी मिली है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये जो बिपिन की मौत हुई है वो 2 दिन पहले हुई है। कायदे से देखा जाए तो 3 दिन गुजर गए। 3 दिन से बिपिन की मौत हुई है, और ये लाश 2-3 दिनों से लगातार उसी झाड़ी में पड़ी रही। तब जाके किसी ने देखा और पुलिस को इत्तला किया। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं कि एक शख्स, एक लड़का 25 साल का जो अलीगढ़ का रहने वाला यहाँ पे जॉब कर रहा, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि आखिर कातिल होगा कौन। देखने में जाहिर सी बात है टोटल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री। अगर यहाँ रहते परिवार वाले या फिर यहाँ का ये लोकल होता तो ये माना जाता कि परिवार में कोई वाद विवाद होगा, कोई ज़मीन का झगड़ा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर मामला क्या है। इधर जब परिवार वालों से पूछा गया कि यहाँ पे कैसे रहता था, क्या रहता था, तो परिवार वालों ने बताया कि यहाँ पे एक बहन है जो इसी फेज़ 2 में रहती है, उसी के पास ये रहा करता था। यहाँ पे एक चचेरी बहन भी रहती है, जीजा भी रहते हैं, तो उनके साथ भी कभी कभार उठना बैठना था। इधर जो चचेरी बहन और जीजा थे, और जो बहन थी उसको जब खबर लगी तो वो भी बेचारे भागे भागे पहुँचे। उन्होंने भी देखा तो एक तरह से अवाक रह गए कि ये क्या हो गया। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। इधर परिवार वालों ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पहला सवाल यही था परिवार वालों से कि जो कत्ल की तारीख है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, उस हिसाब से कत्ल लगभग 10 तारीख को हुआ, 9 और 10 के बीच में। लाश मिलती है 12 तारीख को, शिनाख्त करते कराते हो जाती है 13 तारीख। तो 10 या फिर 9 से मान के चलें तो 9 और 12 भी मान लें तो टोटल 3 दिन गुजर गए। तो इन 3 दिनों में अगर बिपिन का फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन उठाया नहीं होगा, तो क्या परिवार में किसी को कोई चिंता नहीं हुई, चाहे वो बहन हो, चाहे इधर चचेरी बहन हो, चाहे जीजा हो, चाहे भाई हो। मान लीजिए भाई बहन जीजा तो छोड़िए, लेकिन माँ बाप ऐसे कैसे। पुलिस वालों को ये भी लगने लगा कि कहीं परिवार वाले तो नहीं शामिल हैं, क्योंकि 3 दिन से अगर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा गायब हो तो ऐसे हाल में वो 3 दिन में अगर उसकी कोई पहचान ना हो तो एक तरह से हड़कंप मच जाता है।
3 दिनों से अगर कोई फ़ोन ना लगे, कोई बातचीत ना हो, तो आदमी एकदम परेशान हो जाता है। पुलिस के पास से लेके न जाने कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ तो इन लोगों ने कहीं भी कोई खोजबीन या फिर कंपनी में भी पता करने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लोग शामिल हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने अब इन लोगों से पूछना शुरू किया कि आखिर ये गायब हुआ तो आपने पूछा क्यों नहीं। तो इस बारे में जो भाई था कौशेंद्र, उसने अपना जवाब दिया और कहा कि सर, जो मेरा भाई था विपिन, जब से ये भर्ती निकली है यूपी पुलिस की, तब से वो उसकी तैयारी में जुटा हुआ था और इस तैयारी के दौरान लगातार वो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखता रहता था। उसका जो सिम था वो एयरटेल का था, लेकिन चूंकि वोडाफोन का एक स्कीम है कि अगर आप ठीक ठाक रिचार्ज करवाते हैं 1.5 GB 2 GB, तो ऐसे हाल में जो पूरी रात होगी यानी 12 से सुबह 6 या 7 बजे तक आपका जो नेट है अनलिमिटेड फ्री रहेगा और स्पीड भी अच्छी खासी है। तो मेरे भाई ने भर्ती के दौरान और इन तमाम चीज़ों के दौरान उसे लगातार जब सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने होते, तैयारी करनी होती, तो इस वजह से उसने अपना सिम को पोर्ट कराने का फैसला किया था। उसके बाद उसने कहा भी था कि सिम पोर्ट होगा तो उसमें कुछ दिन फ़ोन बंद रहेगा। तो जब 10 तारीख से फ़ोन उसका ऑफ हुआ तो हमें लगा कि शायद हो सकता है कि फ़ोन ऑफ हो, पोर्ट के लिए दिया हो 1-2 दिन लग जाएगा, इसलिए हम परेशान नहीं हुए। अब ये स्टेटमेंट जब परिवार वालों ने दिया तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि चलो पता करते हैं। आसपास के लोगों से उसने पता करना शुरू किया कि क्या सच में इन्होंने अप्लाई किया था या नहीं किया था। तो जब आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो विपिन है वो सिम पोर्ट कराना चाह रहा था, यानी जो भाई काशेंद्र है और बाकी परिवार के लोग उससे ही बोल रहे थे। तो ये चीज़ हो गई, परिवार वाले एक तरह से बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन अब सवाल यही था कि कातिल कौन है। पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। इधर जो बॉडी है, चूँकि पोस्टमार्टम वगैरह हो गया था, तो परिवार वालों के हवाले कर दी गई। जो परिवार वाले थे बॉडी को लेकर अलीगढ़ चले गए, वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया। इधर यहाँ जो लोग थे वो भी चले गए, चाहे वो चचेरी बहन हो, चाहे जीजा हो, चाहे बहन हो। अब वो लोग अंतिम संस्कार करके जब लौटें तो कुछ पूछताछ हो, लेकिन इतना वक्त किसके पास। पुलिस वालों ने फिर से इन लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर से पूछताछ शुरू की और कहा कि अब अंतिम संस्कार तो ज़रूरी है, लेकिन अब मरने वाले की आखिरी इच्छा या फिर आखिरी श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके कातिलों को ढूंढा जाए। परिवार वालों ने भी कहा कि ठीक है साहब, पूछिए जो पूछना है। तो फिर परिवार वालों ने जब जवाब दिया तो पुलिस वालों ने पूछा कि अच्छा, विपिन का नेचर कैसा था और क्या किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई ऐसी झगड़े लड़ाई की बात कभी उसने बोली थी। अब ये शब्द जब परिवार वालों ने सुना तो उसने कहा नहीं साहब, विपिन तो बेचारा सीधा साधा लड़का, एकदम बढ़िया मिजाज का आदमी, कोई कुछ बोल भी दे तो वो बुरा ना माने, उसकी किसी से क्या दुश्मनी है। अब परिवार ने कोई वजह दी नहीं। ऑफिस वालों से पूछा, उन्होंने भी सेम कहा कि ऑफिस में भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, इधर किसी से दुश्मनी का कोई एंगल मिल नहीं रहा। तब पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, पता करते हैं कि क्या किसी से पैसे का तो कोई लेन देन नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल को इस एंगल पे घुमाया और साथ ही जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, LIU जिसे कहते हैं, उसको और कुछ अपने लोकल मुखबिरों को एक्टिव किया जो इस इलाके में रहते थे और कहा कि थोड़ा विपिन की कुंडली और थोड़ा सा जहाँ ये रहता था उसका बैकग्राउंड बताइए। और साथ ही जो पैसे का लेन देन था और ख़ासकर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था उसकी हिस्ट्री निकाली। और जब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने पता किया और इधर जो पुलिस की साइबर टीम ने उस विपिन के, उस मरने वाले लड़के की, उसकी आखिरी ट्रांजेक्शन्स को देखा तो तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जिसे देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन विपिन ने मरने के बाद किया था। अब कोई शख्स मरने के बाद ट्रांजेक्शन कर कैसे सकता है, यानी एक आदमी जिसकी मौत हो गई हो, मरने के 1-2 दिन बाद वो ट्रांजेक्शन करे, तो ऐसा कैसे। फ़ौरन पुलिस वालों ने पता किया कि ट्रांजेक्शन हुआ कहाँ है और जब ये पता किया तो पता चला ये ट्रांजेक्शन विपिन के चचेरे देवर, जो चचेरे जीजा, यानी विपिन की चचेरी बहन का पति जॉनी, उस पे हुआ है। वही जॉनी जो लगातार मुकदमा लिखा रहा था, वही जॉनी जो लगातार अंतिम संस्कार में गया था, वही जॉनी जो शिनाख्त करने लाश की पहुंचा था। अब पुलिस वालों के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये सारी चीज़ें कोई भूत प्रेत कर रहा हो या फिर इस साजिश में जॉनी ही शामिल हो। पुलिस ने फ़ौरन जॉनी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो शुरुआत में उसने तमाम कहानियाँ बताई, लेकिन सबूत था कि ट्रांजेक्शन हुआ, और अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो तुमने बताया क्यों नहीं। तब इसी चीज़ को आधार बना के जब पुलिस वालों ने पूछताछ की, और अभी ये पूछताछ आज ही हुई है, तो इस पूछताछ में फिर जॉनी ने अपना मुंह खोला
और खोलने के बाद पूरी कहानी बताई और कहा कि दरअसल मुझे शक था कि जो मेरी बीबी है वो विपिन से नाजायज़ संबंध में है। जॉनी से अक्सर मिलने के लिए विपिन आया करता था। विपिन की जो बहन लगती थी चचेरी, वो तो बहन ही थी, तो उससे भी मिलने आता था। अक्सर दोनों मिलते जुलते बातचीत करते हैं। कई बार अब जॉनी को लगा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच गलत है। अब जब लगने लगा तो फिर जॉनी ने मना कर दिया और कहा कि यार तुम ऐसे मत आया करो, मोहल्ले वाले कुछ गलत मतलब निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता। इधर अपनी बीवी को भी जॉनी ने समझाया और कहा कि अगर तुम्हारे उसके बीच कुछ गलत भी नहीं है, फिर भी आसपास के लोग बुरा भला कह रहे हैं तो ना मिलो, फ़ोन पे बातचीत कर लो। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ना ही विपिन कुछ मानने को तैयार था, ना ही जॉनी की पत्नी मानने को तैयार थी। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तब जॉनी को यकीन हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी गलत नहीं है तो समझाने बुझाने पे वो मान जाना चाहिए, और ये नहीं मान रहा है इसका मतलब ये गलत है। तो फिर यहीं से उसका शक यकीन में बदला। उसने नज़र रखनी शुरू की, और जब नज़र रखनी शुरू की तो उसने तमाम ऐसी चीज़ें देखी जो उसके शक को और यकीन में बदलते चले गए। उसके बाद यहीं से वो नाराज़ होता है, विपिन से नफरत करता है और कत्ल का प्लान बना लेता है। लेकिन उसे ये पता था कि अकेले वो नहीं कर सकता, लिहाजा जॉनी ने अपने एक दोस्त श्यामवीर को शामिल किया। लेकिन कोई आदमी बिना स्वार्थ के कैसे शामिल हो। तब उसने श्यामवीर को आश्वासन दिया कि जो विपिन है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, विपिन को मार देंगे, उसकी यूपीआई का पासवर्ड मुझे पता है, तो एक काम करता हूँ, मारने का जो पैसे मिलेंगे आधे आधे हम लोग बांट लेंगे। श्यामवीर भी जो था थोड़ा मुफलिसी के हालात में जूझ रहा था, उसे भी लगा कि चलो बढ़िया मौका है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद श्यामवीर और जॉनी प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के तहत 9 तारीख को यानी 9 जनवरी को विपिन को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि आओ यार, कुछ ठंडी ज़्यादा है, कुछ ठंडी दूर करते हैं। विपिन भी अब इशारे में समझ गया किस लिए बुलाया जा रहा। फ़ौरन वो पहुंच जाता है जाम छलकाने। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर उसको लेके जाते हैं ककराला पुस्ता में। वहाँ पे उसको मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद एक रस्सी से उसका गला घोंटते हैं, गला घोंट के उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उसके शरीर से जो मोबाइल फ़ोन था उसको लेके भागते हैं। भागने के बाद वहाँ से तमाम सबूत मिटा देते हैं। लेकिन अब इतना करने के बाद मन में फिर लालच आती है कि पैसे देखते हैं कितना है, चूँकि श्यामवीर से वही डील हुई थी। तो फिर जॉनी ने उसके गूगल पे को खोला और टोटल 8400 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। उसमें से 8400 में से जो 4200 था वो श्यामवीर को दे दिया, जो बाकी 4200 थे वो खुद रख लिया। और श्यामवीर को आश्वासन दिया कि अभी और जो पैसे मिलेंगे वक्त के साथ साथ बांटते रहेंगे, अभी ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और शायद यही हड़बड़ाहट और यही गलती फिर इनके फंसने का सबब बनती है और ये लोग फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक शक था कि एक भाई अपनी चचेरी बहन के साथ गलत रिश्ते में है, वहाँ पे कत्ल हो गया। और कहीं देखिए कि पॉकेट में पैसे थे, इस वजह से कहा जाता है कि आपकी जेब में पैसे हों तो लोग आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन यहाँ जेब में पैसे थे इस वजह से इनकी जान चली गई, क्योंकि घंटे 2 घंटे लेट हो गया पैसे लूटने और इन तमाम चीज़ों में, और कोई पूछने तक नहीं आया। तो हमारी दुनिया की ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।